हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का अपना लेक्चर नंबर 2 करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे भारत की प्रस्तावना के बारे में। हमारा जो प्रेम्बल है, हमारे जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्रेम्बल जो है पढ़ाने से पहले, या प्रस्तावना, हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये प्रेम्बल और प्रस्तावना दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप जो है इस प्रेम्बल को पढ़िएगा, फिर उसके बाद में इसमें जितने भी पॉइंट आपके दिए गए हैं उन सभी को हम क्लास में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये प्रेम्बल जो है आप सभी को याद होनी चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं इस प्रेम्बल में क्या दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन जो है प्रेम्बल, तो इसमें दिया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship। यहाँ पे दिया गया है equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution, even in our constitute assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, तो ये हमारे देश की जो है प्रेम्बल है। इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इन सभी को हम डिटेल में जो है चर्चा करेंगे कि भाई जो यहाँ पे दिया गया है कि जस्टिस है, जो न्याय है की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। इसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी की इसमें बात की गई है, थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की, इक्वलिटी की बात की गई है, इसमें फ्रैटर्निटी की बात की गई है। इन सभी पॉइंट को हम डिटेल में जो है हम देखेंगे पूरी प्रेम्बल में। इसमें जो वर्ड आपके ये हैं, आपके जो इसमें सोवरेन, सोशली, हमारा जो देश है सोवरेन कंट्री है, एक सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। तो ये सभी जो वर्ड इसमें दिए गए हैं इन सभी को हम डिटेल में है हम देखेंगे। ठीक है, अब हम हिंदी में एक बार और देख लेते हैं हमारे देश की प्रस्तावना के बारे में, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये हमारी जो है प्रेम्बल दे रखी है हिंदी में, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें दिया गया है कि भाई भारत का संविधान जो उद्देश्य का है, ठीक है, तो इसका जो सोर्स है, हमारे देश का जो संविधान का जो सोर्स है वो उद्देशिका से ही लिया गया है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ये दी गई थी। तो इसमें दिया गया है कि भाई हमारे देश की जो ये प्रस्तावना है हिंदी में, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। तो इसमें दिया गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 तिथि जो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की जो है प्रस्तावना है, हिंदी में भी देख ली आपने और इंग्लिश में भी देख ली। तो इसमें जितने भी वर्ड हैं उन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे हम आज की जो क्लास में। ठीक है, तो आज का हमारी क्लास का जो टॉपिक होगा पॉलिटी का, हम पढ़ रहे हैं लेक्चर, और इसमें हम प्रेम्बल, हमारी जो प्रस्तावना जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको उद्देशिका जो है बोला जाता है। पहले जो है उद्देशिका से ही हमारे देश की प्रस्तावना को लिया गया है। अच्छा, अगर इसकी सोर्स की बात करें, हमारे देश का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसका सोर्स है, स्रोत है, कहाँ से लिया गया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये हमारी प्रस्तावना ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा का जो सोर्स है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना का आधार जो है, बेस क्या है, तो यहाँ जो हमारे देश का जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, तो इसका जो बेस है, उद्देश्य जो प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो दिया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है,
तो यही जो है बेस माना जाता है हमारे देश के जो है प्रस्तावना का। यहीं से जो है पूरा लगभग जो है हमने जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था, ठीक है, तो उसी से ही ये प्रस्तावना जो है ली गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और इसको जो है 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा फिर एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। और यदि जो है यही फिर बाद में जो है मॉडिफाई होकर जो हमारे देश का प्रियम्बल, हमारे देश की प्रस्तावना बनती है, तो इसका जो सोर्स है हमारे देश का प्रस्तावना का, प्रियम्बल का, तो वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया 13 दिसंबर 1940 को संविधान के समक्ष इन्होंने पेश किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो जो प्रस्तावना है हमारे देश की, प्रियम्बल है, इसमें इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे देश के संविधान, हमारे देश के संविधान की आत्मा क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भाई हमारे देश में की जो संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा और हृदय प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो प्रियम्बल इज़ द साउल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो साउल एंड हार्ट किसे कहा गया है? प्रियम्बल को कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग अगर माने तो इन्होंने जो है संविधान की आत्मा है वो किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार आर्टिकल नंबर 32 है, इसको कहा है संविधान की आत्मा और हृदय, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय किसे जो है कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। लेकिन वैसे जो है हमारे जो संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? प्रियम्बल को, हमारे देश की प्रस्तावना को, ठीक है। तो इन सभी जो है पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि प्रियम्बल जो है हमारे देश की जो प्रस्तावना है, तो प्रियम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है? एक री बेरूबरी केस आया था 1960 में, री बेरूबरी केस आया 1960 में, उसमें ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है। तो इस जो केस ने ये माना था कि भाई जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। एक जो केस और आया 1973 में, केशवानंद केस, इसमें ये कहा गया कि प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसने कहा कि भाई जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का भाग है, ठीक है। तो 1973 का केशवानंद केस ने तो माना कि हमारे संविधान का जो भाग है प्रस्तावना, लेकिन री बेरूबरी केस 1960 में उसने कहा कि भाई हमारे संविधान का ये भाग नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार और भी जो केस आए, इसमें गोकलनाथ केस आया एक 1967 में, इसमें ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो गोकलनाथ केस ने कहा कि जो प्रस्तावना है हमारे देश का जो प्रियम्बल है वो एक संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। एक केस आपका आया बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 में, इसमें भी ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग माना गया है। तो इस प्रकार हमने ये देखिए इन केसों में ये बात की गई। तो केशवानंद केस है 1973 में आया, इसमें और जो है क्या क्या जो है बातें कही गई थी। तो इसमें जो क्लियर किया गया कि जो प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना है परिवर्तनीय नहीं है, मतलब परिवर्तनीय नहीं है, इनफोर्सिबल है प्रस्तावना। इसमें जो है ये नहीं है कि परिवर्तनीय नहीं है, तो ये परिवर्तनीय है। तो ये आपका दिया गया है। प्रस्तावना सरकार के उद्देश्यों के लिए ज़रूरी है, होती है, तो इसमें ये क्लियर किया गया। और इसके अलावा जो है प्रस्तावना केस की व्याख्या करने में कोर्ट की जो है सहायता करते हैं। तो इस प्रकार हमने ये पढ़े हैं। तो प्रस्तावना में जो स्पेसिफाइड जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो मूल जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो संविधान के मूल ढांचे के दायरे में जो चीज़ें आती हैं वहाँ पर जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो चीज़ें संविधान के मूल जो है ढांचे के दायरे में आती हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बाकी सभी में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये हमने देखा, एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, जो
आपकी ये दी गई है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, नो लीगल इफेक्ट। दूसरा इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है संविधान का भाग है उद्देशिका, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। तीसरा इसमें दिया गया है कि संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य जो है भाग। और चौथा इसमें है कि भाई संविधान का जो भाग है उद्देशिका किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा कि जो भारत के जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। ठीक है, और इसके अन्य भागों में उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ये हमने देखा। अब हम जो है आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारे देश की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में एक संशोधन भी हुआ था। जैसा हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है किया गया। तो इसी के थ्रू जो है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 42वां जो है ये आया। और इसी के थ्रू हमारे संविधान में जो है क्या क्या जो है बदलाव किए गए। तो प्रस्तावना में जो है 3 वर्ड जो है नए जोड़े गए। ठीक है, और इसमें जो है जैसे ये समाजवाद जोड़ा गया, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्षवाद जो है, सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा गया, और अखंडता, इंटीग्रिटी, ये 3 जो वर्ड है जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें ये उसी के तहत जो इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी ये वर्ड जोड़े गए। ठीक है, तो जो 42वां संविधान संशोधन आपका अधिनियम 1976 आया, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। तो लघु संविधान है किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, क्यों कहा गया इसको लघु संविधान? क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स उनमें बदलाव किया गया था अकेले इस जो है संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो लगभग 150 से 200 जो है आर्टिकल्स में बदलाव हुआ था इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। इसलिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है? एक लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रस्तावना जो है किन किन बातों पर फोकस करती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम भारत के लोगों को हम भारत के लोग भारत को जो है संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षवाद, लोकतंत्र और गणतंत्र, तो ये वर्ड जो है आपने देखे थे जब मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रस्तावना दिखाई थी। तो इसमें जो है 5 ये वर्ड हैं। सोवरेन, सोशलिज्म, हमारा देश सोवरेन कंट्री है, सोशलिज्म को अपनाता है, सेकुलरिज्म कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारे देश, और हमारे जो देश है वो रिपब्लिक जो है कंट्री है। ठीक है, तो गणतंत्र है, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षवाद को अपनाता है, समाजवाद को अपनाता है, और संप्रभु है हमारा जो देश है। तो इन सभी जो वर्ड्स को हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इन वर्ड्स का मतलब क्या है? तो ये पांचों हमारे देश की राजनीति व्यवस्था की प्रकृति जो है ये बताते हैं। तो हमारे देश की राजनीतिक जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें संविधान के क्या क्या जो है उद्देश्य हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जिन पर हमारी प्रस्तावना जो है फोकस करती है। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि जो जस्टिस जो है की बात करती है हमारी प्रस्तावना। हमारे देश की जो प्रस्तावना है न्याय की बात करती है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात करती है हमारे देश की प्रस्तावना। और इसमें जो है कौन कौन से न्याय है, इसमें सामाजिक न्याय की बात करती है, आर्थिक न्याय की बात करती है, और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय, सोशल जो है जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, और जो आपका पॉलिटिकल जस्टिस की बात करती है। तो इस जो जस्टिस या न्याय की बात करती है हमारी जो है संविधान की प्रस्तावना, और डीपीएसपी में जो है भी ये न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या होता है? जो भारत के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी जो है ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, फिर दूसरा अगला जो हम देखते हैं जो प्रस्तावना उसमें लिबर्टी,
स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे देश की प्रस्तावना में, जिसमें विचारों की जो है स्वतंत्रता की बात की गई है कि भाई हमें थॉट्स है उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। और अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अलावा ये 3 विश्वास, धर्म और उपासना जो है कि स्वतंत्रता की बात की गई है। कुल मिलाकर जो है 5 स्वतंत्रता की यहाँ पे बात की गई है। विचारों की स्वतंत्रता, थॉट जो है, और एक्सप्रेशन, फेथ, रिलीजन एंड वर्शिप की जो लिबर्टी की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट अगर समानता की जो बात देखें, इक्वलिटी की भी बात हमारा देश की प्रस्तावना करती है, ठीक है। तो 2 प्रकार की जो इक्वलिटी की बात करती है, एक स्टेटस जो है या फिर कह सकते हैं पद की समानता होनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर की समानता जो है की बात की गई है। तो 2 प्रकार की समानता इसमें स्टेटस या जो है पद की समानता और अपॉर्चुनिटी या अवसर की जो है समानता की बात की गई है, ठीक है भाई। सभी को समान अवसर जो है देने चाहिए सभी को, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेटर्निटी जो है, बंधुत्व या भाईचारे की भी बात की गई है इसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना में। और इसमें इंडिविजुअल ऑफ डिग्निटी मीन्स व्यक्ति की जो है गरिमा बनी रहे, ठीक है। और दूसरा देश की एकता और अखंडता जो है बनी रहे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करता है हमारे देश का संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? जनता है, ठीक है। तो हमारे देश में जो संविधान है उसकी जो पावर है, उसका सोर्स जो है क्या है? जनता है, पीपुल है, लोग हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारा देश है सोवरिन कंट्री है। हमारा देश एक संप्रभुत्व जो है कंट्री है, संप्रभुत्व देश है। इसका मतलब क्या है? सोवरेन या संप्रभु का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं कानून बनाने में और डिसीज़न लेने में बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब हम किसी कंट्री के ऊपर जो है डिपेंड नहीं है कि भाई हम किसी की कंट्री के दबाव में आकर अपने डिसीज़न लें या कोई कानून बनाए किसी कंट्री के दबाव पे। हम बिल्कुल जो है स्वतंत्र है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है एक सोवरेन जो है संप्रभु कंट्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रिटेन का हम पर कोई अधिकार नहीं है, यानी कि अन्य देशों का हम पर कोई अधिकार नहीं है कि उनके दबाव में आकर हम कानून बनाएं या डिसीज़न लें, ठीक है। हम अपने डिसीज़न लेने के लिए जो है स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा देश एक सोवरेन या संप्रभु कंट्री है। तो जैसा कि आपने देखा कि 15 अगस्त 1947 से पहले जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक कॉलोनी हुआ करता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेकर जब हमारा आपका जो संविधान बनकर जो है तैयार होता है, हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे देश की आज़ादी से लेकर हमारे संविधान का जो है लागू होने तक जो है हमारा देश है भारत एक डोमिनियन स्टेट आपका ये रहा है, ठीक है। तो बेसिक भारत जो है स्वतंत्र हो चुका था और भारत जो है डिसीज़न लेने का अधिकार रखता था, क्योंकि भारत एक संप्रभु या सोवरेन कंट्री या राष्ट्र बन चुका था, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है अल्टीमेट अथॉरिटी जो है ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया के पास हुआ करती थी, ठीक है। जैसे कि जो विदेश नीति के रिगार्डिंग या रक्षा से रिलेटेड जो भी जो फाइनल डिसीज़न लेना होता था वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया लिया करती थी, ठीक है। तो हमारा जो देश है वो क्या था? एक पहले डोमिनियन स्टेट रहा है। तो जैसे ही हमारा जो संविधान जो बनकर तैयार हो गया और लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से, तो भारत क्या बन गया? एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, ठीक है। मतलब अब जो है महारानी विक्टोरिया जो फाइनल डिसीजन जो है नहीं दे सकती थी। अब हमारा देश है वो रिपब्लिक बन चुका था, गणतंत्र बन चुका था। अब हम जो है हमारा देश का एक जो राष्ट्रपति जो है बना दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार एक राष्ट्रपति बन गया था और इसका मतलब महारानी जो विक्टोरिया का जो राज होता था भारत पर, वो अंतिम निर्णय जो है लेने के मामले में वो अब ख़त्म हो चुका था आपका, ठीक है। जैसे ही हमारे संविधान जो है लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आप ये इम्पोर्टेंट जो है डेट याद रख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान है लागू हुआ था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सोशलिज्म की बात करें, समाजवाद की बात करें, तो समाजवाद का मतलब क्या है? हमारा देश का जो है समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है।
मीन्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारा देश, ठीक है, जो न्याय की भी बात करता है और आय की भी बात करता है, जो इनकम की भी बात करता है और जस्टिस की भी बात करता है साथ साथ में। तो हमारे देश का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो भारत एक तरफ जो है न्याय पर फोकस करता है ताकि भारत को न्याय मिल सके, ठीक है। तो न्याय जो है किसको मिल सके, जैसे जो भी आपके वंचित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, जनजाति वर्ग है, इन सब को जो है न्याय मिल सके। दूसरी ओर जो है भारत जो है इनकम, आय के ऊपर भी फोकस करता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मिक्स इकोनॉमी को अपनाता है। तो हमारा देश जो है कौन सी इकोनॉमी को अपनाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश की, मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मिक्स इकोनॉमी या मिश्रित जो अर्थव्यवस्था हमारे देश की है, इसका मतलब है कि जो भारत है सरकारी क्षेत्र पर भी फोकस करता है और भारत है निजी क्षेत्र जो प्राइवेट जो सेक्टर है उनके ऊपर, दोनों के ऊपर फोकस करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, एक मिक्स इकोनॉमी को अपनाता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर भाई जब भी कोई वस्तु का उत्पादन होता है या कोई सेवा जो है दी जाती है, तो जब भी कोई वस्तु का उत्पादन होता है, कोई सेवा दी जाती है, तो उस पर जो नियंत्रण है सरकार और प्राइवेट है वो दोनों का होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है एक मिक्स प्रकार की इकोनॉमी है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लें, जैसे टेलीकॉम जो सेक्टर है आपका, दूरसंचार जो है सेक्टर है, इसमें देखें कि भाई इसमें सरकारी जो कंपनी तो आपकी बीएसएनएल होती है, काम करती है, लेकिन इसके अलावा दूरसंचार कंपनी में जो प्राइवेट जो कंपनी होती है जैसे एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, तो इनका जो है राज है। तो इस प्रकार ये मिक्स टाइप की जो है इकोनॉमी आपकी ये हो गई। जो भी सर्विस आपकी होती है या जो भी प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन होता है उस पर जो है दोनों का अधिकार होता है, सरकारी जो है सेक्टर का भी और आपका निजी जो है सेक्टर का भी, ठीक है। तो भारत में आय पर भी जो है फोकस किया जा सके, यानी कि इनकम का जो भी सोर्स बने ताकि लोगों को जो है संसाधन प्राप्त हो सके। न्याय देने के लिए सरकारी क्षेत्र है और आय देने के लिए निजी क्षेत्र है, ठीक है, और दोनों में जो है सामंजस्य यहाँ पे है, इसलिए हमारे देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि समाजवाद की अवधारणा तो वही है कि हमारे देश का समाजवाद न्याय पर भी फोकस करता है और आय पर भी फोकस करता है और दोनों के बीच में संतुलन लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये हमारी अवधारणा है समाजवाद की, भाई हमारा देश का जो समाजवाद में न्याय के साथ साथ आय के ऊपर भी फोकस करता है और दोनों में संतुलन लाने का प्रयास करता है। अगर यहाँ पे हम देखें बात, भाई 1991 में आर्थिक संकट जब आया, ठीक है, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आए 1991 में हमारे देश में, तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया, एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। तो एलपीजी कॉन्सेप्ट ये लाया गया जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये कॉन्सेप्ट 1991 में आपका नरसिम्हा राव की सरकार, उस टाइम जो आपका वित्त मंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन जो है जी होते थे, जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया, एलपीजी कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया तो निजीकरण पर जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, प्राइवेटाइजेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, और जब निजीकरण पर जब ज़्यादा फोकस किया गया तो कहीं ना कहीं आय पर जो है ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। जब भी निजीकरण जो है, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस अगर हम ज़्यादा करेंगे तो इनकम जो है के ऊपर जो ज़्यादा फोकस होगा, और दूसरी तरफ अगर न्याय की बात करें तो न्याय जो है वो क्या होगा, सीमित होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ जो है अगर हम प्राइवेटाइजेशन जितना ज़्यादा होगा तो आपका जो इनकम है उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो एक तरफ दूसरी तरफ अगर न्याय की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो वो आपका कम होता चला जाएगा, सीमित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्राइवेटाइजेशन के लाभ भी हैं और ये हानि भी, तो ये हम देख सकते हैं। तो आज के टाइम में निजीकरण पर सरकार का जो फोकस जो है ज़्यादा रहा है, सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है, हर क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है जिससे कि इनकम बढ़ सके, लेकिन कहीं ना कहीं आय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वंचित वर्ग जो है
उनको न्याय से वंचित होना वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो न्याय के ऊपर जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर हम आय को बढ़ाने की जो ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से इसके लाभ भी हैं और हानि भी हैं। अगर दूसरा जो है कॉन्सेप्ट इसमें आया उदारीकरण, तो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए उदारीकरण किया गया। और उदारीकरण का मतलब है जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिबरल या उदार बनाया जा सके। ठीक है, तो ये हमने देखा। अगला जो है इसमें हमारे जो प्रेम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसमें एक वर्ड आता है पंथ निरपेक्षवाद, सेकुलरिज्म। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसका मतलब देखें भाई, आर्टिकल नंबर 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो है 25 किसकी स्वतंत्रता की बात करता है? धर्म की जो है स्वतंत्रता की बात करता है कि भाई हर व्यक्ति को अपनी आस्था के आधार पर किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपनाना नहीं चाहता तो ये भी उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, तो भारत में कई धर्मों के जैसे लोग रहते हैं भाई। ठीक है, और भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत जो है सभी धर्मों को समान भाव से देखता है। इसलिए भारत एक धर्म निरपेक्षवाद या पंथ निरपेक्षवाद जो है आपकी कंट्री है। धर्म निरपेक्ष की जो है जगह हमने इसमें जो है पंथ निरपेक्ष है उसको क्यों जोड़ा? भाई भारत है एक पंथ निरपेक्षवाद जो है कंट्री है, क्योंकि भारत में जो धर्म है, बहुत सारे धर्म है, उनके अंदर छोटे छोटे पंथ या समुदाय या संप्रदाय भी होते हैं, उनको भी समान भाव से देखता है। धर्मों में भी जो पंथ होते हैं, जो संप्रदाय होते हैं, उनको भी समान दृष्टि से देखता है अपना भारत। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुओं में शैव धर्म और वैष्णव धर्म है, जैन में जो है श्वेतांबर और पीतांबर, ये जो है जो संप्रदाय अलग से हो गए। तो इन धर्म में जो है जो पंथ और संप्रदाय होते हैं उनको भी जो है समान भाव से देखता है हमारा देश। तो ये सब पंथ जो है आपके हैं। तो हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म है वो एक प्रकार से क्या है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। हमारे देश का जो है हम कह सकते हैं कि सकारात्मक धर्म निरपेक्षवाद को हमारा देश अपनाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा देश है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को अपनाता है, सकारात्मक धर्म निरपेक्षवाद को अपनाता है। भारत जो है पर्टिकुलर एक धर्म को प्रमोट नहीं करता। ठीक है, तो भारत है पंथ निरपेक्षवाद कंट्री क्यों है? क्योंकि भाई भारत है वो एक विशेष धर्म को अपना को बढ़ावा नहीं देता, सभी धर्मों को समान भाव से जो है बढ़ावा देता है। इसलिए भारत जो है एक सकारात्मक धर्म निरपेक्षवाद जो है को अपनाता है। ठीक है, जैसे जो भारत है भाई सभी जो धर्मों में या पंथों में उनको प्रमोट करता है, अमरनाथ यात्रा को भी प्रमोट करता है, हज यात्रा को भी प्रमोट करता है। तो ये हमने देखा। दूसरी तरफ अगर हम देखें आर्टिकल 25 तो आपका धर्म की जो है स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल नंबर जो 14 है समानता की जो है बात करता है। तो हमारे जो है प्रेम्बल में ये भी दे रखा है कि भाई समानता की स्वतंत्रता की बात करता है और धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में हमने देखा और समानता की स्वतंत्रता इक्वलिटी की जो है स्वतंत्रता है वो आर्टिकल नंबर 14 करता है कि भाई समानता की बात करता है कि हमारे देश में समानता होनी चाहिए। ठीक है, बट हमारा जो है संविधान आरक्षण की जो है भी तो बात करता है। तो इस प्रकार जो है आरक्षण की जब बात किया तो यहाँ पे समानता तो हुई नहीं। तो आरक्षण तो भेदभाव जो है यहाँ पे होगा, लेकिन जो ये भेदभाव हुआ है इसको हमारा देश है वो सकारात्मक भेदभाव की दृष्टि से जो है ये देखता है। ठीक है, तो ये सकारात्मक भेदभाव है। अगला अगर हम पॉइंट यहाँ पे देखें, भारत की जो प्रस्तावना है प्रेम्बल है उसमें भारत है एक लोकतांत्रिक गणराज्य जो है दिया गया है उसमें। तो भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसका मतलब क्या है? तो गणराज्य मीन्स यहाँ पे रिपब्लिक जो सिस्टम जो है अगर हम बात करें, हमने जो रिपब्लिक सिस्टम गणराज्य जो है वाला जो सिस्टम है हमने कहाँ से लिया है? तो ये फ्रांस से हमने लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हमारे देश की जो प्रस्तावना जो का सोर्स हमने यूएसए से लिया है और प्रस्तावना की जो भाषा का जो सोर्स हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगर बात करें कि हमारे देश में जो गणराज्य रिपब्लिकन जो सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ठीक है, तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है की बात करता है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि भाई लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन जो है लोकतंत्र आपका ये कहलाता है।
भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये होने वाला है। अगला हम देखें कि भाई लोकतंत्र है उसमें मेन पावर है वो किसकी होती है। लोकतंत्र में मेन पावर लोगों की मीन्स जनता के पास होती है। तो हमारे देश का लोकतंत्र है वो किस टाइप का है। हमारे देश का लोकतंत्र एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि जो लोकतंत्र है यहाँ पे जो सरकार जो चलती है वो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने जो अपने प्रतिनिधि पहले चुनते हैं और वही प्रतिनिधि जो है कानून फिर बनाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि भारत का जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का है, एक अप्रत्यक्ष जो है इनडायरेक्ट जो है आपका लोकतंत्र है। ठीक है, तो भारत में जो लोकतंत्र है वो किस टाइप का है, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है हमारा देश अपनाता है। लेकिन अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में जो है लोकतंत्र किस टाइप का है, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो कानून है जनता से पूछकर बनाए जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जनता के चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है कि भाई स्विट्जरलैंड है उसमें किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे भारत में कौन सा लोकतंत्र है, तो हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो ये आप ध्यान रखना। तो हमारे देश में जनता द्वारा जो प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो ही कानून बनाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है हमारे देश का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रस्तावना में हमारी जो वर्ड रिपब्लिक दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो कंट्री है रिपब्लिकन कंट्री है। ठीक है, हमारा देश गणराज्य है। तो इसमें आप देखोगे कि जो भी देश का जो है इसमें हेड ऑफ नेशन होगा वही जो है इलेक्ट होना चाहिए, वो मतलब निर्वाचित होना चाहिए। हमारे देश का जैसे जो भी हेड होगा वो इलेक्ट होता है, निर्वाचित होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो इलेक्ट किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। हमारे देश का हेड है वो कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, तो जिस भी देश का हेड जो आपका हेड ऑफ नेशन वहाँ पे जो इलेक्ट होता है या निर्वाचित होता है तो उसको कहेंगे कि भाई वो कंट्री आपकी रिपब्लिकन कंट्री है, वो गणराज्य जो है आपका है। ठीक है, तो रिपब्लिकन जो कंट्री है उसमें हेड ऑफ जो है नेशन शुड बी इलेक्टेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हेड ऑफ नेशन जो है कोई भी कंट्री है उसको रिपब्लिक होने के लिए वहाँ पे जो उसका उस देश का जो उस नेशन का हेड है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। लेकिन हमारे देश का जो हेड है वो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किया जाता है। और हमारे देश में जो निर्वाचन है या इलेक्ट जो होता है जो राष्ट्रपति वो इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन होता है हमारे देश में। राष्ट्रपति का जनता के द्वारा जो है डायरेक्ट नहीं चुना जाता राष्ट्रपति, अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन इसका होता है। ठीक है, तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है प्रणाली द्वारा जो चुना जाता है। जबकि अगर हम यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी एक रिपब्लिकन कंट्री है, वो भी एक गणतंत्र जो है राज्य है। ठीक है, वहाँ पर भी जो हेड ऑफ नेशन है वो भी क्या होता है, इलेक्ट होता है, निर्वाचित होता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जो है अपने आप में एक लोकतांत्रिक देश तो है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश तो है, वहीं जो है दूसरी ओर गणतंत्र जो है देश नहीं है, रिपब्लिकन कंट्री नहीं है ब्रिटेन, क्योंकि वहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन है वो चुना नहीं जाता है, इलेक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं जाता। वहाँ पे जो है राजतंत्र जो है जो ब्रिटेन है वो राजतंत्र को अपनाता है। इसका मतलब ये है कि एक ही परिवार के जो लोग हैं वो ब्रिटेन में हेड बनते हैं। ठीक है, वहाँ पे चुने नहीं जाते, जिसको हम ब्रिटिश क्राउन कहते हैं। तो ब्रिटेन में हेड ऑफ नेशन जो है का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव नहीं होता है तो उस कंट्री को हम रिपब्लिकन कंट्री या गणतंत्र जो है देश उसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और हमारा भारत जो है दोनों क्या है, रिपब्लिकन कंट्री। ठीक है, ब्रिटेन एक रिपब्लिकन कंट्री नहीं है, यह आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है हमारा जो जस्टिस जो हमारी प्रेम्बल है, जस्टिस न्याय की भी बात करता है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है हमारे जो प्रेम्बल में, हमारी प्रस्तावना में। एक तो सोशल जो है जस्टिस की बात की गई है, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की गई है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो ये 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो हमारे देश में जो न्याय की जो बात की गई है
ये हमारे देश में जो प्रस्तावना में तो है ही, इसके अलावा जो हमारे देश में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपके नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, उसमें भी आपकी ये बात की गई है। न्याय की बात, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 38 जो कि कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ठीक है, तो ये आपके दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। डीपीएसपी और हमारी प्रस्तावना में दोनों में जो है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि हमारे देश में हर तरह का व्यक्ति है रहता है। जैसे सरकार कोई भी जब कानून बनाती है, कोई भी प्रोग्राम बनाती है सरकार, तो सरकार को इस तरीके से वो कानून या प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि सभी जो है वर्गों के जो लोगों को उसको न्याय मिल सके, ठीक है। तो सभी तरह के वर्गों को सामाजिक न्याय मिल सके, इस प्रकार जो है सरकार को कोई भी कानून या प्रोग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय के लिए सरकार ने आर्टिकल नंबर 17 के तहत SC/ST एक्ट जो है आपका 1989 जो है ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो सामाजिक न्याय है उसी के तहत SC/ST एक्ट 1989 आर्टिकल नंबर 17 के तहत ये बनाया गया था। दूसरा जो है आर्थिक न्याय की भी बात करता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के न्याय थे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो है की बात करता है हमारे देश का जो है प्रेम्बल प्रस्तावना। आर्थिक न्याय की बात करता है तो इसमें जो आपका डीपीएसपी में भी दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांतों में भी जो है आर्थिक न्याय की बात की गई है। हमारी प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसमें आर्टिकल नंबर 39 का जो है जो आपका क्लोज बी, इसमें आर्थिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। जो भी आर्थिक संसाधन है उनका समान वितरण हो, ठीक है, ताकि आर्थिक न्याय मिले, ठीक है। दूसरा जो है 39 का जो है क्लोज 3, इसमें सी जो है, इसमें धन और उत्पादन के संसाधनों पर संकेंद्रण होना चाहिए। जो भी धन है भाई, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति के पास धन हो या उत्पादन है एक ही व्यक्ति के ऊपर हो, तो धन और उत्पादन का जो संकेंद्रण होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये न्याय जो है आपका, ये भी आर्थिक न्याय होना चाहिए एक दृष्टि से। तो सरकार जो है इस तरीके से प्रोग्राम बनाए, ठीक है, ताकि सबको समान आर्थिक न्याय जो है मिल सके। हमारे देश में जो आर्थिक संसाधन है उन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने भी आर्थिक संसाधन हैं जिनसे हमारे जो इकोनॉमी होती है, तो उन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार का दूसरी तरफ जो है न्याय प्राप्त कराना भी उद्देश्य होता है भाई सरकार का, ठीक है, ताकि लोगों को न्याय जो है प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार जो है किसी एक व्यक्ति पर जो है ये संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक न्याय की भी बात करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है भाई? सरकार जो है इस तरीके से कानून बनाए, ठीक है, ताकि सबको राजनीति से जोड़ा जा सके। जैसे अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारी निचली जो सरकारें हैं, जो सरपंच के इलेक्शन होते हैं, जिला पंचायत जो आपके हैं, ब्लॉक पंचायत, तो उस लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है, तो उसमें जो वोमेन को, जो महिलाएं हैं, उनको 33% रिजर्वेशन दिया गया है। तो क्यों दिया गया है ये रिजर्वेशन भाई? ताकि राजनीतिक जो है रूप से न्याय मिल सके। तो इस प्रकार जो है हमारी प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है। तो ये जो है 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, तो एक न्याय की ही तो बात कर रहा है, एक राजनीतिक न्याय की यहाँ पे बात कर रहा है। इसके अलावा जो है सरकार जो है SC/ST जो है उनका लोकल गवर्नमेंट में पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन वहाँ पे देती है, ठीक है। तो ये भी जो है एक राजनीतिक न्याय के दायरे में आपका ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो लिबर्टी की भी बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है। तो 5 प्रकार के जो है लिबर्टी की बात करती है। एक थॉट, जो विचार हैं उनकी स्वतंत्रता की बात करता है। एक्सप्रेशन, जो सभी को अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता है। सभी को जो है बिलीफ, जो है धर्म है, की स्वतंत्रता की बात करता है। फेथ, विश्वास की जो है स्वतंत्रता की बात करता है। और वर्शिप, उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। जबकि हम ये ऊपर वाले 2 देखें, विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता, ठीक है, ये हमारे आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 19 में जो है के तहत आते हैं। तो
विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से जो है अनुच्छेद में दी गई है, आर्टिकल नंबर 19 में, जबकि आर्टिकल नंबर 25 है उसमें जो विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता आपकी दी गई है। ठीक है, तो विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता ये आर्टिकल नंबर 19 में दी गई है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जबकि धर्म, विश्वास और उपासना की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल नंबर 25 के तहत दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है समानता की भी बात करता है हमारा जो प्रस्तावना। तो दो प्रकार की समानता है इसमें। स्टेटस जो पद की समानता की बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 14 में है। अपॉर्चुनिटी जो है अवसर की समानता होनी चाहिए भाई सभी को। ठीक है, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और सभी को जो है जो पद है उसकी समानता दी जानी चाहिए। तो ये इसकी भी बात करता है। अगला जो है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी जो है बंधुत्व या भाईचारे की भी बात करता है हमारे देश की प्रस्तावना, जिसमें कि भाई व्यक्ति की गरिमा जो है की बात करता है, देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ठीक है, तो इसकी भी बात करता है हमारे देश की जो प्रस्तावना। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे देखा, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ये हमने वैसे ही नोट लिख रखा है कि भाई जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी होती है, जो खाप पंचायत है और अल्फ़ा जो आतंकवादी जो ये दल है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये गैर संवैधानिक जो है संस्थाएं जो हैं आपकी मानी जाती है खाप पंचायत। ठीक है, तो इसके बाद में सबसे लास्ट में हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या दिया गया है भाई, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत या अडोप्ट कर लिया गया। ठीक है, ये हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अंतिम लाइन ये दी गई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हमारे जो संविधान में संविधान सभा द्वारा जो है हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया। हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और हमारा जो है संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अपना लिया गया था या अंगीकृत किया गया था या अडोप्ट किया गया था, ये आता है आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जबकि लागू कर दिया गया था, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, तो ये आपकी डेट आपको ध्यान में रखनी है 26 जनवरी 1950 को। तो ये हमने पूरा डिटेल में जो है प्रस्तावना को हमने कवर कर लिया है। अगला हमारा टॉपिक होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने प्रस्तावना को पूरा डिटेल में हमने कवर कर लिया है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है प्लीज़ इस क्लास को लाइक, शेयर एंड जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मतलब इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। जीके जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाएगी। इसके अलावा जो आपकी जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है इसकी भी क्लासेस टाइम टू टाइम आती रहेंगी। हिंदी की क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे जो है आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और मेनली रूप से जो है आपकी HSSC हरियाणा की जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की क्लास में जो है आप हमें इजाज़त दीजिए, अब हम समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, और ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।